गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे वित्त व्यवस्था का निर्णय और लाभांश का निर्णय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने किया था कि जो हमारा विनियोग निर्णय है वो किस प्रकार से लिया जाता है, उसका अर्थ क्या है और उसको प्रभावित करने वाले तत्व। तो उसी से आगे हम चलेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वित्त व्यवस्था निर्णय, इसका एक नाम और हो सकता है। क्या नाम हो सकता है? इसको हमें वित्त निर्णय भी बोल सकते हैं। मानिए यहां पे मैं अगर व्यवस्था को हटा दूं तो मैं इसको वित्त निर्णय भी कह सकता हूं। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। मैंने आपको कल बताया भी था कि ये सारे के सारे तीनों मिला के क्या कहलाते हैं? वित्तीय निर्णय कहलाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो फाइनेंशियल डिसीजंस। और यहां पे हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन या वित्त निर्णय या वित्त व्यवस्था। ठीक है, तो दोनों में पजल नहीं होना है। मैं कल इसके बारे में पूरा आपको बता चुका हूं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि ये है क्या। इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा नाम से? कि वित्त व्यवस्था निर्णय, माने वित्त की व्यवस्था करने से संबंधित जो निर्णय है वही क्या हमारा वित्त व्यवस्था। माने जो विनियोग निर्णय था बच्चों, विनियोग निर्णय ने हमें यह बताया था कि हमें कितने पैसे की आवश्यकता है। विनियोग निर्णय ने क्या बताया था? कितने पैसे की हमें आवश्यकता है। माने स्थायी संपत्तियां कितनी खरीदनी है, कौन कौन सी खरीदनी है, कितना पैसा लगेगा, और चालू संपत्तियों के लिए कितना पैसा रखना है, ये हमें विनियोग निर्णय ने बता दिया। अब वो जितना भी पैसा हमें उठाना है, मान लेते हैं हमें 50 लाख रुपए उठाने हैं, ये हमें विनियोग निर्णय ने बता दिया। तो वित्त व्यवस्था निर्णय में हम क्या देखेंगे कि वो 50 लाख की व्यवस्था कैसे की जाए, 50 लाख की व्यवस्था कहां से की जाए, कहां से वो पैसा लेके आए। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग स्रोत होते हैं। माने देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। अलग अलग वो जगह है, वो तरीके हैं जहां से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वो 50 लाख कौन कौन से मैंने यहां लिखा है आपके सामने और बाद में करेंगे। समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण एवं संचित लाभ। ये वो स्रोत है जहां से हम जितना हमें पैसा चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता है, वो पैसा हम एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अब ये क्या है? आप क्लास में भी पढ़ के आए हैं। अंश माने हम बाजार में हम जो लोग हैं, पब्लिक है, जनता है, उनको हम आमंत्रित करते हैं, उनको हम एक मौका देते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और बदले में जो है हम आपको जो हमारा लाभ होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें आपको हिस्सा दे देंगे, जिसको हम लाभांश बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम डिविडेंड। और अंश हमने पढ़े थे प्लस वन में, आपको याद होगा, दो तरह के पढ़े थे हमने, समतांश और पूर्वाधिकार। समतांश कंपनी के मालिक माने जाते हैं, ओनर माने जाते हैं। पूर्वाधिकार जो अंश है, पूर्वाधिकार माने जिनको पहले अधिकार होता है, जो पैसा लगाया है वो भी पहले मिलता है इनको, समतांशधारियों से, मालिकों से, और जो इनको लाभांश मिलता है वो भी पहले। तो इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ऋण पत्र जो है, ये भी प्रश्न में पढ़ के आए हैं हम। व्यवसायिक वित्त के स्रोत में था हमारा ऋण पत्र। ऋण पत्र और जो अंश है उनमें जो मुख्यतः होता है वो जोखिम का होता है। जो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते वो ऋण पत्र में पैसा लगा देते हैं, उनको एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, चाहे बिजनेस को लाभ हुए हो चाहे, जबकि अंशों पे तभी मिलता है जब लाभ है। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा और दीर्घकालीन ऋण, जैसे बैंकों से हम लोन ले सकते हैं और जो वित्तीय संस्थाएं हैं वहां से हम लोन ले सकते हैं, ये हमारे पास तरीका है। और लास्ट हमारा संचित लाभ, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल देते हैं, ये भी हम प्रश्न में पढ़ के आए हैं। इसको हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोल देते हैं। माने जो लाभ हमारे हैं, सारे के सारे लाभ प्रयोग करने की बजाय, सारे के सारे लाभ बांटने की बजाय, सारे के सारे लाभ अपने घर ले जाने की बजाय, उसका कुछ हिस्सा हम क्या करते रहे हर साल
बचाते हैं, करते हैं, बचा लेते हैं पैसा। और उस जब भी फिर व्यवसाय में जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो बाहर से पैसा लेने के बजाय उस पैसे को हम व्यवसाय में लगा सकते हैं। ये सबसे सस्ता, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। सस्ता क्यों? देना ही नहीं, ना तो पैसा वापस देना किसी को और ना उसके ऊपर भी कोई प्रतिफल है। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं, ये कुछ स्रोत हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं, जहां से हम जितना हमें आवश्यकता थी पैसे की, धन की, वित्त की, उसको हम व्यवस्था कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो वित्त व्यवस्था निर्णय क्या है? वित्त व्यवस्था निर्णय ये बताता है कि पैसा हम कहां से कितना पैसा लें। माने संतांशों से कितना पैसा लें, जो मैं 50 लाख चाहिए था उसका कितना भाग संतांशों से लें, कितना भाग पूर्वाधिकार से, ऋण पत्र से, दीर्घकालीन ऋण से, संचित लाभ। कहने का मतलब ये है कि वित्त व्यवस्था निर्णय से अभिप्राय ऐसा निर्णय है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों से कितना कितना वित्त एकत्रित किया जाएगा, कितना कितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि वित्त व्यवस्था निर्णय से आशय ऐसा निर्णय है जिसमें विभिन्न दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इस बात को, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारा है प्रभावित करने वाले तत्व। जैसे हमने विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व किए थे, उसी प्रकार से जब हम ये निर्णय लेते हैं कि कहां से कितना पैसा लें, तो भी हम कुछ बात सोचते हैं। मेनली ये जो भी हमारे ये अलग अलग मैंने बताए हैं ना, अगर इनको ब्रॉडली हम अगर इनको क्लासिफाइड करें तो हम दो भागों में बांट देते हैं। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हमारा होता है स्वामित्व पूंजी, होता है स्वामित्व पूंजी, जिसको हम ओनर्स कैपिटल बोल सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो हमारा हो सकता है बोरोव्ड कैपिटल, माने ऋण पूंजी, जिसको हम माने दो भाग हो गए हमारे। एक जो अंशों से पैसा आया है, जो पैसा अंशों से आया है या संचित लाभ है, वो हमारे किसमें आया है बेटा? स्वामित्व पूंजी में। और जो पैसा ऋण पत्रों से, दीर्घकालीन ऋण से आया है, माने जिसपे ब्याज देना पड़ता है, वो ऋण पूंजी होगी भी। और जिसपे लाभांश देना पड़ता है या फिर कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो हमारी क्या होगी? स्वामित्व पूंजी। कोई दिक्कत क्या? कोई समस्या नहीं। तो मेन रूप से हमें यही देखना पड़ता है कि स्वामित्व पूंजी कितनी रखें, कुल पूंजी का कितना भाग स्वामित्व पूंजी रखें और कितना भाग जो है वो ऋण पूंजी। सुना रहे हैं? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ऋण पूंजी है वो सस्ती होती है। आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऋण पूंजी पे तो हमें हमेशा देना ही पड़ता है पैसा, अंश पूंजी पे तो लाभ होगा तो दे देंगे नहीं। बात सही है बिल्कुल, लेकिन जो आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता ना, हमने पढ़ा था कोर्स में, आप पढ़ के आए थे कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। लाभ जो है वो जोखिम का ही प्रतिफल है। जोखिम ज्यादा लाभ भी ज्यादा, जोखिम कम है तो लाभ भी कम। तो जब ये जोखिम कम ले रहे हैं तो लाभ भी क्या मिलेगा? कम। माने इनकी जो दर निर्धारित की जाती है ब्याज की, वो क्या होती है बच्चों? कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। जबकि लाभ जो हमारा है वो जितना भी बचेगा वो सारा का सारा किसका? माइनसधारियों का। माइनसधारियों को जो लाभ देना पड़ता है हमें, वो क्या देते हैं? ज्यादा। क्यों? क्योंकि काम भी तो जोखिम का वही करते हैं, काम भी जोखिम का वही करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए जो स्वामित्व पूंजी है वो महंगी होती है और ऋण पूंजी क्या होती है? सस्ती। ठीक है, लेकिन सस्ती तो होती है, लेकिन जोखिम कंपनी को ज्यादा होता है। कंपनी को जोखिम है ज्यादा कैसे कि लाभ होंगे कि नहीं होंगे, ये कंपनी के हाथ की बात है क्या? नहीं ना। लाभ कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। ऐसा भी हो सकता है कि साथ लाभ हो ही ना,
लेकिन ये तो अपना पैसा जरूर लेंगे, कोर्ट भी दिलवाएगा ही, तो पैसा ब्याज कहां से देंगे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जोखिम में ज्यादा है। अगर सारी चीजें सही रहे, अगर सारी चीजें सही रहे, कंपनी के फेवर में रहे, फेवर में कैसे रहे, माने कंपनी इस जोखिम को उठाने की स्थिति में अगर है, अगर कंपनी इस जोखिम को उठाने की स्थिति में है, अगर कंपनी ब्याज का भुगतान रेगुलरली कर सकती है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा है, कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है, तो वो हमेशा ही ऋण पूंजी यूज करना चाहिए, क्योंकि वो सस्ती है, थोड़ी सी देंगे, लाभ हमारे पास ज्यादा होगा। बात समझ आ रहा आपको? लेकिन मजबूरी में, क्योंकि हमेशा स्थिति अच्छी नहीं होती, तो कंपनी को अंश पूंजी का भी प्रयोग करना पड़ता है। सुनना रही नहीं आ रही? अब पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाले इसके तरफ।